हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग श्रवण बाधित पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में दृष्टि बाधित पढ़ चुके हैं। शारीरिक दक्षता के अनुसार हमने बालकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला था दृष्टि बाधित, ठीक है। दूसरा कौन सा था? श्रवण बाधित, जिसका अध्ययन आज करेंगे। और फिर कल की वीडियो में हम लोग वाक बाधित और अस्थि बाधित का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा था। इन चारों का अध्ययन करने के तत्पश्चात फिर हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो दृष्टिबाधित का एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे वे होते हैं जिन्हें आंखों से देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी दृष्टि में कोई दिक्कत होती है, तो वो दृष्टिबाधित बालक कहलाते हैं। दृष्टिबाधित बाधितों को वर्गीकरण जो है उनका 2 भागों में किया था, एक आंशिक रूप से, एक पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से हुआ था उसमें बच्चों को उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ाया जा सकता था, यानी कि उन्हें जो बालक उसमें वो आते हैं जो किन्हें कम दिखाई देता है। और जो पूर्ण रूप या गंभीर रूप से हैं उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, उनका 2/20 जो है देखने की क्षमता होती है। और आंशिक वालों की कितनी थी? 20/70, ठीक है। तो और हाँ, जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। उसमें एक बच्ची ने कमेंट किया था कि ब्रेल लिपि का आविष्कार 1801 में। तो बेटा, जो भी हो आप, नाम मुझे याद नहीं है। 1809 में तो लुई ब्रेल महोदय जी का जन्म ही हुआ है। 1809 में लुई ब्रेल जी का फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका जन्म हुआ था। तो ये 1801 में कैसे बना सकते हैं? उसके बाद फिर इनकी आंखें ख़राब हो गई, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया है। फिर इन्होंने इनके जो इंस्टीट्यूट में एक जो है आए थे सैनिक जी, तो उन्होंने चार्ल्स बार्बियर, जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बताया, तो वहाँ पे इन्होंने नाइट राइटिंग के विषय में समझा। फिर वहीं से इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी बनाएं। तो इन्होंने 1852 में मृत्यु के पहले ही बना दिया था, ठीक है। 1852 में ही बना दिया था। और 1868 में इनकी जो है इसको मान्यता नहीं मिल पाई थी, ठीक है। 16 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1809 में पैदा हुए और बनाने के 16 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन फाइनल जो मान्यता मिली वो 1937 को ही मानी जाती, इसलिए हम लोग 1937 ही पढ़ते हैं। क्लियर? अब आज से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो फिर अब आगे बात करते हैं कि श्रवण बाधित क्या होते हैं? जिन बालकों को सुनने में दिक्कत होती है, यानी उनके कान में प्रॉब्लम होती है, वो बालक हमारे श्रवण बाधित आते हैं। श्रवण बाधित में बालक कौन से होते हैं? जिनको कान में सुनने से प्रॉब्लम होती है, यानी सुन नहीं पाते हैं। वे बालक जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, उन्हें भाषा बोलने तथा समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बालकों को सुनने की अपेक्षा वस्तु दिखाकर पढ़ाना चाहिए। जैसे आइडियोलॉजिस्ट, कान एवं गले के चिकित्सक उपलब्ध होने चाहिए। इनकी सहायता से ये बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़ लिख सकते हैं। दोस्तों, इतना सब पढ़ा और इसको इतना सब ध्यान रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। श्रवण बाधित बालक जिनको कान में से सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं और बचपन से यानी पैदाइशी भी हो सकते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में सब होता रहता है। मैं फिर से आपको यही सब बताऊंगी कि दैनिक जीवन में होता रहता है, यानी कि हमारे नहीं, हमारे आसपास के वातावरण में होता रहता है। तो इससे हम लोग वाकिफ़ हैं। तो हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, रटने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बालक की सुनने की क्षमता पूर्णतः नष्ट हो चुकी होती है, वही श्रवण बाधित में आते हैं। और किसी किसी को कम सुनाई देता है, वो भी बालक इसमें आते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए
एक अच्छे जो कान गले के जो कान के डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर का होना, और आइडियोलॉजिस्ट एक मशीन होती है जिसको कान में लगाने से कान में थोड़ा कोई धीमा भी बोलता है तो सुनाई देने लगता है। अक्सर करके हमारी दादी नानी या कोई आसपास होगा आपके जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो सुनने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनको बोला होगा आपने किसी को कहते हुए कि मशीन लगाए हैं। तो वो कान की मशीन क्या काम करती है, किसी भी धीमी बोली गई चीज़ को थोड़ा तेज सुनाता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से इन बच्चों को सामान्य बच्चों में यानी आप लोगों में बैठा के इनको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण, इन बालकों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया और डेसिबल के स्तर में किया गया है, यानी कि जितने डेसिबल में हम लोग सुन सकते हैं उस तरीके के डेसिबल में किया गया है। यानी 35 से 51 सबकी सुनने की क्षमता होती है, ठीक है, हम लोग, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि श्रवण बाधितों को वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया, तो 4 भागों में किया गया है। दृष्टि बाधित का भी पूछा जा सकता तो उसका 2 भागों में किया गया है, ठीक है। तो इसका किस तरीके से किया गया है वो चीज़ देखते हैं। इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ जहाँ याद करने वाली होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगी। इसको नोट करिए, फटाफट याद करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हों तो आप वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो कुछ भी करिए लेकिन ये चीज़ आपको नोट करनी ज़रूरी है, इसे आप समझ के नहीं कर पाएंगे। कम बाधित बच्चे, सबसे पहले आते हैं कम बाधित बच्चे। ये 35 से 51 होते हैं और प्रतिशत में 40%, ठीक है। 35 से 51 डेसिबल, डेसिबल को दोस्तों डीबी भी लिख सकते हैं हम, डीबी, ठीक है, समझ आएगा आप लोग। 35 से 51 डेसिबल कम बाधित बच्चे जो होते हैं 35 से 51, मंद बाधित जो होते हैं 55 से 69 यानी 69, ठीक है, 40 से 50% तक होती है क्षमता। और गंभीर बाधित जो होते हैं वो 70 से 89 तक होते हैं यानी 50 से 75% तक। और पूर्ण वाहन बाधित 90 से 100 यानी 100%, इनको कुछ नहीं सुनाई देता। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ और याद करिए, आप लोग रिपीट करिए साथ में। कम बाधित बच्चे जो होते हैं 35 से 51, कितने से कितने तक दोस्तों, 35 से 51। परसेंटेज एक हिसाब से आप भूल जाइए लेकिन डेसिबल आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कम बाधित बच्चे 35 से 51 डेसिबल, मंद बाधित 55 से 69, ठीक है, 69, 69, 70, हाँ 69, ठीक है। और गंभीर बाधित जो बच्चे होते हैं 70 से 79 यानी 89 तक होते हैं, 89, 90, ठीक है, 89 डेसिबल। और पूर्ण वाहन बाधित यानी कि पूर्णता या गंभीर रूप से 90 से 100। तो कम बाधित 35 से 51, मंद बाधित 55 से 69 और गंभीर बाधित 70 से 89 और पूर्ण वाहन बाधित 89 से 90। क्लियर। 4 भागों में वर्गीकरण कौन कौन सा, कम बाधित, मंद बाधित, गंभीर बाधित, पूर्ण वाहन बाधित। तो कम बाधित 35 से 51, मंद बाधित 55 से 69 और गंभीर बाधित 70 से 89 और पूर्ण वाहन बाधित 90 से 100। तो क्रम है 51, फिर 55, 70, 90। क्लियर। उसके बाद फिर है श्रवण बाधित बालक की विशेषताएं। इन बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं। बौद्धिक योग्यता का विकास, क्या है दोस्तों, बौद्धिक योग्यता का विकास यानी इनकी बुद्धि का विकास किया जा सकता है, ठीक है, यानी विकास होता है। जितने भी श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी बुद्धि का विकास होता है। और क्या होता है, मनोसामाजिक तथा व्यावसायिक समायोजन, यानी कि समाज में जो जैसा वातावरण होता है दोस्तों यहाँ सामाजिक होगा, ठीक है, सामाजिक, मनोसामाजिक एवं व्यावसायिक यानी किसी भी क्षेत्र में हो समायोजन मतलब एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शैक्षिक उपलब्धि का विकास यानी शिक्षा में भी अपनी उपलब्धि अच्छी रखते हैं। भविष्यवाणी का विकास, भाषा तथा वाणी का विकास, तो यानी भाषा भी इनकी सही होती है और वाणी भी सही होती क्योंकि उनके कान में सुनने में प्रॉब्लम होती, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, वो भी मशीन के द्वारा इनको सही किया जा सकता है, ठीक है। और सामाजिक रूप से बाधित,
सामाजिक रूप से किस तरीके, भाई देखो सुनने में प्रॉब्लम होती है तो समाज जो है अच्छा नेतृत्व इनके लिए नहीं रखता है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रकार से बाधित होते हैं। और भाषा की कठिनाई, यानी कि किसी भी चीज़ को है, अगर उनकी मशीन में प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया तो उनको भाषा को सुनने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे कठिनाई भी हो सकती है। बट ये सबको नहीं होती है, ठीक है। अगर इनके पास मशीन होगी, अच्छा चिकित्सक होगा, तो इनको ये इन प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर होगा तो क्या क्या था दोस्तों? बौद्धिक योग्यता का विकास, मनोसामाजिक तथा व्यावसायिक समायोजन, शैक्षिक उपलब्धि का विकास, भाषा तथा वाणी का विकास और सामाजिक रूप से बाधित और भाषा में कठिनाई। ये 2 चीज़ें इनको तब होंगी जब इनके पास कोई उपकरण नहीं होगा, चिकित्सक नहीं होगा, तब ये समायोजन नहीं कर पाएंगे समाज में, तो उस रूप से बाधित होंगे। या निश्चित रूप से देखे जाएंगे तब इनको प्रॉब्लम होगी। और भाषा की कठिनाई, जब मशीन नहीं होगी, सुन नहीं पाएंगे, तो इनको भाषा में कठिनाई होगी। क्लियर? उसके बाद श्रवण बाधितों की पहचान, यानी इन बालकों की हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? तो पहचान इनका निम्न तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? इन बालकों का व्यवहारिक लक्षण होते हैं, यानी व्यवहारिक लक्षणों से हम पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ बोलो तो बोलेंगे क्या क्या, या नहीं सुन पाएंगे, कुछ भी बोलोगे तो वो उनके हाव भाव से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें नहीं सुन रहे हैं, अपने ही मन का करेंगे, ठीक है। फिर शिक्षक के ओठों की गतिविधि एवं उनके हाव भाव पर ध्यान देते हैं, यानी जो शिक्षक पढ़ाता है तो उनकी, जब उन्हें नहीं सुनाई देगा तब उनके ओठों की गतिविधि, मतलब किस तरीके से उनके ओठ चल रहे हैं, और उनके हाव भाव, मतलब कब क्या बता रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या चीज़, तो उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। सामान्य ध्वनि के शब्दों में अक्सर भ्रम हो जाता है। जैसे कि सामान्य प्रकार की ध्वनि कौन कौन सी हो सकती है? बहुत सारी हैं, बट हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। श, श, श। दोस्तों ये तीनों श एक ही तरीके से बोले जाते हैं। ये दंती सा है, ये मूर्धा सा, ये तालव्य सा, ठीक है। तो इनको इनमें भ्रम हो जाएगा क्योंकि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। फिर क्या था कि अधिक ज़ोर से बोलते हैं। जब ये दूसरों की बात नहीं सुनेंगे तो सीधी सी बात है कि बहुत तेज़ से बोलेंगे। उसके बाद है एक तरफ सिर झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं, यानी कोई कुछ बोलेगा, इनसे कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा तो एक तरफ सिर को झुका कर ये उसको सुनने का प्रयास करेंगे। फिर व्यवहार में एकाग्रता एवं निरंतरता नहीं होती है, यानी कि इनका जो व्यवहार होता है, सामान्य रूप से जो सबके साथ बैठकर व्यवहार करेंगे उसमें एकाग्रता नहीं होगी और निरंतरता नहीं होगी, यानी कंटिन्यू व्यवहार को अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा रिएक्शन नहीं देंगे और उनमें एकाग्रता नहीं होगी इनके। फिर शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, यानी कि जब समझ नहीं पाएंगे तो शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, तो ये इनकी पहचान होती हैं। बट इनको अच्छा प्रशिक्षण और अच्छी जो क्या बोलते हैं उसको उपचार मिलने के कारण ये सब सामान्य बालकों से अच्छा अपने आप को उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। फिर है श्रवण बाधित बालकों की अन्वेषण की रणनीतियाँ, यानी कि उनके शिक्षा के संबंधित में क्या क्या ऐसे व्यवहार में क्या परिवर्तन किया जाए, शिक्षा टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन किया जाए कि उनका जो शिक्षण है वो बहुत अच्छा बन सके, ठीक है। तो उसमें पहला है 2 तरीके की रणनीतियाँ करें तो ये बालक बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहला है संप्रेषण रणनीति। संप्रेषण को दोस्तों क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, यानी कि अपने हाव भाव को एक दूसरे के समक्ष रखना। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं तो ये हमारे विचार हैं, हम आपके समक्ष रख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का संप्रेषण है। आपका कुछ पूछने का मन है, आप हमसे पूछ रहे हैं, तो ये आपके हाव भाव विचार हैं जो आप हमसे कह रहे हैं। तो 2 लोगों के मध्य जो बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, वही संप्रेषण कहलाता है। तो आज से आपको संप्रेषण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि आप अगर अच्छे से समझे होंगे तो नहीं होगी। आप 2 लोग हैं, 2 लोग जरूरी नहीं है 2 ही लोग में संप्रेषण होता है, समूह में भी होता है, 2 से 4 5 6 7 8 कितने में भी हो सकते हैं, बट मैं 2 लोगों का एग्जाम्पल लेके आपको बताई हूँ। तो संप्रेषण रणनीति कितने तरीके से हो सकती है दोस्तों? संप्रेषण रणनीति
चिन्ह भाषा के द्वारा हो सकती है, यानी हम चिन्ह के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी चिन्ह है हाथों से संकेत करके, ठीक है। संकेत भाषा यानी कुछ संकेत कर सकते हैं कि हाथ से जैसे बुलाते हैं किसी को तो हाथ से ऐसे करते हैं। रोने का एक अलग संकेत होता है, हंसने का हाथ से सब अलग, जैसे आजकल सेल्फी में सब चलता है ना, आप लोग तो जानते होंगे सब। संकेत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ओष्ठ पठन यानी ओठों को पढ़ने की जो रणनीति है इसको बनाएं तो फिर कर सकते हैं, जैसा कि अभी पहचान में हमने देखा है, ठीक है दोस्तों। पहचान में अभी हम लोगों ने देखा है कि ये शिक्षकों के ओठों को पढ़ते हैं और उनके हाव भाव से सीखते हैं। तो ओष्ठ पठन, स्पर्श प्रविधि, किसी चीज़ को स्पर्श करके कर सकते हैं। स्पर्श प्रविधि भी एक हमारा जो है फार्मूला है, यानी कि शिक्षण सूत्र है, प्रविधि है एक प्रकार की, ठीक है। फिर प्रवर्धक प्रयोग यानी किसी चीज़ों का प्रयोग करके सीख सकते हैं। फिर गतिविधि, क्रियाकलाप, एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चिन्ह भाषा, संकेत भाषा, ओष्ठ पठन, स्पर्श प्रविधि, प्रवर्धक प्रयोग, गतिविधि, ये सब तो हम भी लोग करते हैं दोस्तों। आप लोग नहीं करते हैं? आप भी लोग तो करते हैं। किसी को संकेत देते हैं, बुलाते हैं, किसी को तेज बुला रहे, आवाज़ नहीं सुनाई देता तो उसको ऐसे हाथ से करते हैं, तो संकेत करके बुलाते हैं। ओष्ठ पठन, कुछ आप बोलते नहीं ओठों से कहते हैं तो वो ओष्ठ पठन हो गया। स्पर्श प्रविधि, स्पर्श के माध्यम से कोई चीज़ किसी को शाबाशी देते हैं, ठीक है, तो वो स्पर्श प्रविधि के तरीके से आगे। प्रवर्धक प्रयोग, किसी चीज़ का प्रयोग करके जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो ये सब तो हम भी लोग क्रियाकलाप भी करते हैं, गतिविधि मतलब करते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद दूसरी रणनीति कौन सी है? शिक्षण रणनीति। शिक्षण रणनीति क्या है? शिक्षण रणनीति में देखते हैं, इन बालकों को सहायक सामग्री से की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। यानी सहायक सामग्री क्या होती है? TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सहायक सामग्री में बहुत सारे तरीके की सामग्रियाँ आती हैं, जैसे कि डस्टर हो गया, चॉक हो गया, मॉडल हो गया, इस सब जो आता है, किट हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का किट हो गया, ठीक है, तो इनके माध्यम से इनको पढ़ाया जा सकता है। इन बालकों से शिक्षण के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। यानी बीच बीच में प्रश्न पूछने से क्या होता है? अनुशासन बना रहता है, ठीक है। प्रश्न बीच बीच में करने से अनुशासन बना रहता है, क्योंकि बच्चों को मान नहीं सकते, ठीक है, तो उनसे प्रश्न करा के ही वातावरण को वहाँ के अच्छा बना सकते हैं और बच्चों को शासन में भी रख सकते हैं। वर्तमान समय में इन बालकों के शिक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या नया है? तो नया है दोस्तों, कंप्यूटर ऐसे हम लोग पढ़ते थे, सीखते थे, बट अब इन बच्चों को भी कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ हम लोग तो नहीं देखते क्योंकि हम लोग के साथ नहीं, लेकिन इन लोगों के जो जितने भी हमारे दिव्यांग वर्ग के बच्चे हैं, तो इनके लिए जो इनके पर्सनल स्कूल हैं, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा वाले स्कूल हैं, विद्यालय हैं, तो वहाँ पर ये सारी सुविधा है, ठीक है। तो वहाँ पे सारे उपकरण भी इनके होते हैं, इनकी बैठने की वैसी व्यवस्था भी होती है, और विशिष्ट VTC करे यानी विशिष्ट DLED करे शिक्षक भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इन बालकों को पढ़ाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। दोस्तों वही बात, इन बालकों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट VTC, एक होता है DET करके कुछ होता है डिप्लोमा, तो वो विशिष्ट होता है, यानी उसमें इन्हीं बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम पढ़ाते वो भी 1 से 5 तक ही हैं, 1 से 5 तक है, लेकिन वो विशिष्ट VTC होती है। और हम लोगों की VTC जो है वो सामान्य वर्ग की, हम लोग सामान्य यानी कि आप लोग जो हैं सामान्य लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। सामान्य मतलब जैसे हम लोग हैं, किसी प्रकार के क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। दोस्तों तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े रहिए। एजुकेशन आपको ऐसे ही बहुत ही आसानी से आ जाएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
बाकायदा हम लोग एक एक चैप्टर समाप्त करने के बाद उससे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर और सीरीज का सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन सेक्शन से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप वो लोग भी ऑनलाइन सेक्शन से जुड़ें और पढ़ें, ठीक है। थैंक यू क्लास।